औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद नमान। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के इस नए लेक्चर में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग विदाउट एक्सपेंशन जो है वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और हम लोग डिटर्मिनेंट्स का आंसर निकालेंगे, उनको एवेल्युएट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। आप कह सकते हैं हमारी बुक के ऊपर, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि विदाउट एक्सपेंशन शोड है द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। लेक्चर थोड़ा सा ये लेंथी होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं इस डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के हवाले से वो कर सकूँ, ताकि प्रॉपर्टीज़ को भी समझा जा सके और इन क्वेश्चंस को भी हम लोग कंप्लीट कर सकें। एक्सरसाइज 3.3 की जो है वो क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 7 8 3 4 5 2 3 4। अब हम लोगों ने ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि कोई सी दो रोज़ या कॉलम को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर मैं इस 7 से 6 को माइनस करूँगा तो 1 बन जाएगा। 4 - 3 1, 3 - 2 करें तो 1 बनता है। सिमिलरली 8 - 7 करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, 1। 5 - 4 करेंगे तो 1। 4 - 3 करें तो तब भी क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, बाय C2 - C1 एंड C3 - C2। C2 का मतलब दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को माइनस कर लो। C3 - C2 का मतलब कि तीसरे कॉलम में से दूसरे को माइनस कर दिया जाए। ये दोनों स्टेप एक साथ भी किए जा सकते हैं, अलग-अलग भी किए जा सकते हैं, 1 बाय 1 करके। हम लोग एक साथ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये C2 से C1 माइनस हो रहा है, C3 से C2। फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज आ जाएगा 6 3 2। अब C2 - C1, 7 - 6 4 - 3 3 - 2 8 - 7 5 - 4 4 - 3। अब अगर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 6 3 2 7 - 1 1 1 1 1 और 1। अब हमने देखा कि इस डिटर्मिनेंट के जो दूसरा पूरा कॉलम है और तीसरा पूरा कॉलम ये 1 1 था, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और साथ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर रीज़न देंगे जी कि एस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इक्वल है, ये आइडेंटिकल। सो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि अगर उसकी कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास जी, 2 3 - 1 1 1 0 2 - 3 5 का डिटर्मिनेंट 0 होता है विदाउट एक्सपेंशन। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इनको भी इक्वल करना था, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगी। हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट 0 करना है। 0 करने के लिए दो काम कर सकते हैं, कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम जो है उनको आपस में इक्वल कर सकते हैं, या फिर एक पूरी की पूरी रो को 0 रो बना दें, या किसी कॉलम को 0 कॉलम। 0 रो का मतलब एक ऐसी रो जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। 0 कॉलम एक ऐसा कॉलम जिसके कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अब बेटा अगर हम लोग इसको देखें तो अगर मैं पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस करूं, 2 - 3 तो ये -1 बनेगा। 1 - 1 0 और 2 - 3 करेंगे तो 5। इसका मतलब अगर मैं पहले कॉलम में से माइनस कर लेता हूं दूसरे कॉलम को तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम बन जाएगा। देखिए किस तरह से, C1 - C2 करेंगे, इसमें जस्ट 2 - 3 1 - 1 और 2 - 3 करेंगे तो -3। अब इसका सेकंड कॉलम वैसे ही 3 1 -3, थर्ड कॉलम वैसे ही -1 0 और 5। अब अगर इसको देखते हैं बेटा तो 2 - 3 जो था ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 2 - 3 -1 1 -1 0 2 + 3 करेंगे तो 5 और फिर 3 1 -3 3 1 -3 -1 0 5 -1
0 और 5। हम देखते हैं इसका फर्स्ट और थर्ड कॉलम और आइडेंटिकल है, तो आप लिख सकते हैं एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 0, विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट जी स्टूडेंट, तो तीसरा पार्ट इसका जी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 0। हम लोग ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। हम देख सकते हैं अगर डायरेक्ट प्लस माइनस करें इनको आपस में तो कोई भी एक कॉलम से दूसरा या एक रो से दूसरी रो हमारे पास नहीं बनती। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इन दोनों रोज को ऐड करूँ, पहले और तीसरे कॉलम को ऐड कर लूँ, 1 + 3 4 10 और 7 16, और फिर उनमें से 2 कॉमन निकालने, 4 से 2 करेंगे 2, 10 में से 2 कॉमन आएगा तो 5, 16 में से 2 कॉमन आएगा तो 8। तो ये हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, C1 + C2। अब जब इनको ऐड करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, हम ऐड करते हैं तो ये बनेगा पहले और दूसरे कॉलम 1 + 2 करेंगे, C1 + C3, पहले और तीसरे को 1 + 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 4, 4 + 6 करेंगे तो 10, 7 + 9 करेंगे तो 16, सेकंड कॉलम 2 5 8 2 5 8 और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 3 6 9। अब अगर हम लोग देखें तो इसके फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन आ सकता है। टेकिंग कॉमन 2 लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन निकाल लें तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 2 करेंगे, 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 2 8 = 16। दूसरा कॉलम वैसे ही 2 5 और 8, इसी तरह से थर्ड कॉलम वैसे 3 6 9। अब बेटा जी हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम है, तो आप लिख सकते हैं C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। अब क्योंकि हमारे पास पहला और दूसरा जो है वो कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 हो जाएगा और वो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। यही हमारे पास क्या थी, इसकी राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट चूज़ किया है और इसमें क्या था हमारे पास जी 2 3 0 3 9 6 2 15 1 जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है विदाउट एक्सपेंशन। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन था जी शो डैट, हमने शो करना था ये रकम इसके इक्वल है। हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एवेलुएट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। हमें देखिए डिटर्मिनेंट के बाहर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड के ऊपर 9 चाहिए था, तो 9 लाने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सेकेंड रो है यहाँ पे 3 9 और 6 ये तीनों 3 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 3 इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन 3, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2। दूसरी रो से 3 को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे दूसरी रो से 3 कॉमन निकालेंगे, पहली रो वैसे ही 2 3 0, अब 3 3 के साथ डिवाइड होगा तो 1, 3 3 = 9, 3 2 = 6, थर्ड रो वैसे ही 2 15 और 1। अब हम देखते हैं 9 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और 3 चाहिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो सके। तो सेकंड कॉलम जो था इसमें से भी एक 3 कॉमन आ सकता था, तो टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2। दूसरे कॉलम से एक 3 कॉमन निकालेंगे, एक 3 पहले था हमारे पास, एक 3 और कॉमन आ गया। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 2 1 2, दूसरे कॉलम से एक 3 कॉमन गया तो यहाँ पे 1 1 और 3 5 = 15 0 2 1। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = क्या बन जाएगा जी 9, और साथ ही आ जाएगा जी 2 1 2 1 1 5 0 2 1। तो अगर हम देखें यही हमारे पास क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारे पास।
बोर्ड के हवाले से। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने कंसीडर कर ली, राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने प्रूफ करना एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। अगर हम लोग देखें कि इसके पहले कॉलम में दूसरा और तीसरे कॉलम को ऐड कर ले तो a प्लस ए क्या बन जाएगा 3a प्लस एल। और इसी तरह से ये जो पूरा कॉलम है ए 3a प्लस एल, ए और ए ऐड होके 3a प्लस एल बन जाएंगे। उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे तो एक पार्ट हमारे पास बन जाएगा। हम क्या करते हैं इसको जी, हम लोग पहले कॉलम में बाय c1 प्लस c2 प्लस c3 पहले कॉलम में दूसरे और तीसरे कॉलम को ऐड कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, देखें a प्लस ए प्लस ए प्लस ए और ए ऐड होके क्या बन जाएगा जी 3a प्लस एल। फिर इसी तरह से ए और ये a ऐड होके बन जाएगा 3a प्लस एल। और जब इनको ऐड करेंगे इन दोनों रकमों को इसमें a प्लस ए प्लस ए प्लस एल तो 3a प्लस एल। ये सेकंड कॉलम a प्लस एल ए और a प्लस एल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ जाएगा 3a प्लस एल, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल फ्रॉम c1। तो c1 से इसको जब कॉमन निकालेंगे शुरू में क्या आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस एल और साथ क्या बचेगा यहाँ पे 3a प्लस एल आ जाएगा तो 1 a प्लस एल ए और a प्लस एल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसके नीचे वाले जो हैं उनको ज़ीरो कर लेंगे। ज़ीरो करने के लिए फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड रो में से माइनस कर लेंगे बाय r2 माइनस r1 एंड r3 माइनस r1। दूसरी रो में से पहली को और तीसरी में से पहली को जब माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, शुरू में हमारे पास था 3a प्लस एल इंटू, अब पहली रो वैसी आ जाएगी 1a प्लस एल, सॉरी 1a एंड a। अब क्या होगा जी r2 माइनस r1, दूसरी रो से पहली रो को माइनस करना है तो इस 1 से इस 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। दूसरी से तीसरी को माइनस, पहली को माइनस करना था a प्लस एल माइनस a करेंगे तो ये a और ये माइनस a कैंसिल हो गए, क्या बचेगा हमारे पास l। अब इस a से इस a को माइनस करेंगे, a माइनस a करेंगे तो क्या बनेगा 0। सिमिलरली तीसरी रो से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 0। इस a से इस a को माइनस करेंगे, a माइनस a करेंगे तो 0। अब a प्लस एल से a को करेंगे, a प्लस एल माइनस a करेंगे, a प्लस का और माइनस का कैंसिल हो, क्या बचेगा यहाँ पर l। होपफुली स्टेप की आपको समझ आ चुकी होगी जी। अब बेटा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में ये डायगोनल एलिमेंट थे 1 L और L, और इन डायगोनल के नीचे सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हैं, सारे के सारे क्या हैं 0 है। तो आप कह सकते हैं ये ट्राइंगल क्या थी, अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में थी। ये डिटर्मिनेंट था अपर ट्राइंगुलर फॉर्म। अपर ट्राइंगुलर फॉर्म कौन सी होती है आपको समझ आ चुकी होगी जी। अगर किसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जो ये मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर फॉर्म। अगर ऊपर वाले 0 हो जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे इसको जी, ऊपर वाले सारे 0 हो जाएं ट्राइंगल नीचे बन जाएगा, हम कहेंगे जी लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म। और अगर दोनों 0 हो जाएं तो हम लोग इसको सिंपली ट्राइंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, डिटर्मिनेंट था ट्राइंगुलर फॉर्म में। तो बेटा डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो ट्राइंगुलर फॉर्म में आ जाती है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के या डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो आप कह सकते हैं जी कि जी एज डिटर्मिनेंट is in triangular form
triangular form, so its value will be equal to product of diagonal एलिमेंट्स। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स की इक्वल हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3a प्लस एल इंटू डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे इसके 1 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एल स्क्वायर और 1 के साथ करेंगे तो एल स्क्वायर ही रहेगा इंटू 3a प्लस एल। यही थी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बस इस ट्राइंगुलर फॉर्म प्रॉपर्टी को देखिएगा, एज डिटर्मिनेंट इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ये ट्राइंगुलर फॉर्म था इसलिए जो इसकी वैल्यू है वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड बनानी है। अब राइट साइड में देखिए 1x x स्क्वायर था हमारे पास, था 1x y z 1y y स्क्वायर 1y z x। तो हमें एक y और एक y स्क्वायर, एक x स्क्वायर, एक z और z स्क्वायर चाहिए। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे x ये x स्क्वायर बन जाएगा, y को साथ मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर, z के साथ मल्टीप्लाई करने से z और z स्क्वायर, नीचे x y z बनेगा, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो यही हमारा काम हो गया इस सवाल में। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग c1 c2 c3 बाय फर्स्ट कॉलम को x के साथ x y एंड z रिस्पेक्टिवली, इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, जब हम किसी एक रो को अपनी मर्जी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू उतने टाइम बढ़ जाती है। इसलिए उस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए हम लोग बाहर डिवाइड कर देते हैं। अंदर एक्स वाई जी के साथ मल्टीप्लाई करना था, बाहर एक्स वाई जी के साथ डिवाइड कर देंगे। अब फर्स्ट रो को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, फिर एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये एक्स मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा एक्स वाई और जी। सेकंड कॉलम को वाई के साथ करना था तो ये बनेगा वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, और फिर वाई मल्टीप्लाई होगा जी और एक्स के साथ मिलके ये क्या बन जाएगा, एक एक्स एक वाई और एक जी। थर्ड कॉलम को जी के साथ करना, जी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी का स्क्वायर, और जी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो बनेगा एक्स वाई और जी। अब अगर हम लोग देखें तो तीसरी रो से एक्स वाई जी जो है वो कॉमन आ सकता है, टेकिंग कॉमन, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम R3। तीसरी रो से एक्स वाई जी को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर एक एक्स वाई जी बाहर आएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी। अब फर्स्ट रो थी एक्स वाई जी, सेकेंड थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और एक्स वाई जी कॉमन चला जाएगा तो ये बनेगी 1 1 और 1। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखें ये एक्स वाई जी तो एक्स वाई जी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी राइट हैंड साइड नहीं बनी। राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो होनी चाहिए 1 1, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली और तीसरी रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर रोज की जगह चेंज की जाती है तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब उसकी रोज की जगह चेंज की जाए तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे बाय R1, और ये इंटरचेंज का साइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं R1 एंड R3, इंटरचेंजिंग R1 एंड R3। यहाँ पे जो प्लस की था वो माइनस हो जाएगा, और ये फर्स्ट रो आ जाएगी 1 1 1, सेकेंड वाली रख रो वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई और जी।
अब अगर हम लोग अपनी राइट हैंड साइड देखें तो अभी भी कुछ डिफरेंस है। हमें ये जो थर्ड रो थी ये सेकंड की जगह पे ऊपर चाहिए थी, तो दोबारा से इनको इंटरचेंज करेंगे तो साइन बाहर वाला दोबारा से इंटरचेंज होगा जी, और ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे बाय R2 इंटरचेंजिंग R3, R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे, ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये पहली रो 1 1 1, दूसरी रो x y z, और तीसरी रो बन जाएगी x स्क्वायर y स्क्वायर और z का स्क्वायर। यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जो था वो भी कंप्लीट हो गया जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका 5 और 6 जो है वो बिल्कुल आसान सा है। आपने उनको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th और 6th पार्ट को पहले क्वेश्चन की तरह ही सिंपली एक्सपेंड कर देना है R1 के मुताबिक और उनका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसका 7 पार्ट ले रहा हूँ, 5 और 6 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह, जस्ट आप लोगों ने उनको एक्सपेंड कर देना है R1 के मुताबिक। अब बेटा ये हमने लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड के ऊपर हम लोगों ने R लेना है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर दी। हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड करूँगा और एक्सपेंड करने के लिए हम लोग वो वाली रो या कॉलम चूज़ करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ जीरो के साथ मैक्सिमम होती है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो सेकंड रो में 2 जीरोज़ हैं, तो हम लोग इसको सेकंड रो के मुताबिक करेंगे। साइन लगाने के लिए बेटा हम लोग को पता है पहली रो का प्लस के साथ स्टार्ट होता है, दूसरी रो माइनस से स्टार्ट होती है और तीसरी रो प्लस है। मतलब इसका पहला एलिमेंट माइनस का होगा, दूसरा प्लस का और तीसरा फिर से माइनस का होगा। तो एक्सपेंड कर लेते हैं जी, एक्सपेंड बाय R2, एक्सपेंड बाय R2 किस मुताबिक करेंगे तो पहला एलिमेंट इसका माइनस का होगा और वो क्या था, ज़ीरो। ज़ीरो के साथ कोई भी रकम डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो ज़ीरो। माइनस के बाद दूसरा एलिमेंट प्लस का होगा, वो था 1। अब क्या करेंगे, ये 1 था, इस 1 वाली रो को छोड़ देंगे, इस 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंट R cos फाई और फिर उसके बाद माइनस साइन फाई और इसी तरह से R साइन फाई और कॉस फाई, ये आ गया। फिर इसका तीसरा एलिमेंट माइनस प्लस और माइनस का वो एलिमेंट ज़ीरो था, ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ये ज़ीरो और ये ज़ीरो तो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास जस्ट यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, प्लस के साथ R cos फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R cos और cos मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर फाई, माइनस फार्मूले का ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, R साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R साइन और साइन मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स आ जाएगा जी R कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब हम लोग पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता जी। तो R cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, तो R ऑफ 1 इज इक्वल टू R, ये राइट हैंड साइड थी, यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 7 पार्ट किए हैं, जिनमें से 2 पार्ट जो हैं वो आप लोगों ने कोशिश करनी है करने की। फर्स्ट पार्ट जो था वो भी प्रॉपर्टी थी जस्ट, उसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर में इसके बाकी के जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट लेक्चर के जितने भी इसके पार्ट होंगे वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा और बोर्ड एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तब तक अल्लाह हाफिज़।